नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही वीरभद्र सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक अब पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार रामपुर में शनिवार को होगा। उनके परिवार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की लंबी उम्र के बाद निधन हो रहा है। रविवार के उनके परिवार के प्रवक्ता यशवंत छाटजा ने भी बताया है कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह अंतिम संस्कार उनका रामपुर में 10 जुलाई को होगा। दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को शिमला के निजी आवास पर रख दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। वीरभद्र सिंह जी का हमारे बीच में से जाना ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है और मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी क्षति है ये प्रदेश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो वर्षों तक देश की सेवा करते रहे और हिमाचल प्रदेश में एक कद्दावर नेता होने का गौरव उनको हासिल हुआ, क्योंकि लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया और पूरे देश भर में मैं कह सकता हूं कि बहुत कम नाम है जो इतने लंबे समय तक और इतनी बार मुख्यमंत्री के तौर रहे हैं। 6 बार मुख्यमंत्री रहना, प्रदेश छोटा है चाहे बड़ा है, ये महत्व का विषय नहीं। विषय ये है कि इतने लंबे समय तक बार बार इस दायित्व पर रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो है वो पृष्ठभूमि राजा परिवार से होने के बावजूद भी आम जनता के बीच में सहज और सरल होकर के काम करने का। वहीं हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही वीरभद्र सिंह के निधन से जिस तरीके से शोक की लहर है, उसी में जानकारी के मुताबिक अब पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार रामपुर में शनिवार को होगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को शिमला के उनके निजी आवास पर होली लॉज में रखा गया है, जहां लगातार बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। वीरभद्र सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता थे और उनकी राजनीतिक जिंदगी जो है 6 दशक की राजनीतिक जिंदगी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से और केंद्र में मंत्री के नाते से काफ़ी योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश इसकी प्रगति के लिए उन्होंने संघर्ष के साथ और काफ़ी मजबूती से जो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी हमारा डेवलपमेंट जो है वो। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को शिमला की उनकी निजी आवास होली लॉज में रखा गया, जहां लगातार बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी उनके आवास पर पहुंचे हैं वो और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि इस दौरान उन्होंने अर्पित की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सिंह के जीवन के बारे में भी कई अहम बातें बताई। हम सबके लिए एक बहुत दुखद खबर है वीरभद्र सिंह जी का जाना। काफ़ी दिन से अस्वस्थ थे, लेकिन हम यही मना रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और वो एक बार फिर से इस प्रदेश को प्रगति के पथ पे ले जाए। लेकिन आज बहुत दुखद खबर मिली कि वो नहीं रहे। ये न केवल हिमाचल प्रदेश की क्षति है, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक क्षति है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रहे। बहुत लंबा उनका राजनीतिक करियर था और कांग्रेस की सरकारों में केंद्र में मंत्री, यहाँ इतनी बार मुख्यमंत्री और हिमाचल की एक तरह से विकास पुरुष थे। उनका इस तरह से जाना एक अपूरणीय क्षति है जिसको भरा नहीं जा सकता। एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है जिसको भरा नहीं जा सकता। कोई दूसरा वीरभद्र सिंह नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश का है और देश का है। हम उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।
वहीं शिमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। नड्डा ने बताया कि उन्होंने वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पीएम मोदी और अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर प्रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे, उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूं कि वी एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूं कि प्रदेश की भी क्षति है और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर सरकार काबू पाती दिख रही है। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट की सूबे में दस्तक से हड़कंप मच गया है और इसी को लेकर 2 मरीज के इस नए वेरिएंट की पुष्टि भी हुई है। इनमें एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा मरीज स्वस्थ बताया जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पूर्व के सभी कोरोना वेरिएंट से अधिक जानलेवा बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अधिक गंभीर है। लोगों को सचेत किया जा रहा है, लेकिन जगह जगह लापरवाही देखने को मिल रही है। यूपी लगभग पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है, लेकिन कोविड नियमों का पालन नहीं होता दिख रहा। लोग समूह में घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियम हवा हवाई होते दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच टीम 9 संग बैठक कर लोगों को सावधान रहने और कोविड नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के तहत मोदी सरकार ने गुरुवार को एक नए कोरोना इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। 23 करोड़ 2,220 रुपए के इस पैकेज का एक अहम पहले बच्चों पर फोकस होना है और इस पैकेज का करीब ऐलान 1 हफ्ते के लिए पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, जिस पर गुरुवार को कैबिनेट की मुहर लग गई है। और इसी बीच अब बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। That the first decision which has been taken by Narendra Modi's government, which has been approved by the cabinet, to fund around 23,123 crores for developing the COVID-19 infrastructure, the facilities. This is in additional to the stimulus package which has been announced in April-May 2020, around 20 lakh crores, which is almost like the 10% of the GDP. The minute it was announced last year, the effects have been seen by the people of this country, wherein the vaccines have been, now there is actually no shortage of the vaccines in this country, and most of the people are now coming forward to take the vaccines in that. This is the world's largest ever vaccine doses, the dosage which has been given by Narendra Modi's government. The medical infrastructure which is lacked, which has been ignored by the previous governments. Narendra Modi's government has given a lot of importance for the medical infrastructure, especially for the government hospitals and AIIMS, which has been almost in every state.
मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। गुजरात के सौराष्ट्र से नाता रखने वाली बीजेपी नेता मंडाविया ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है, जिन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था और देश में कोविड-19 के कहर के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्ता बहुत अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और आज उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया है। गौरतलब हो कि मनसुख मांडविया को 2012 में पहली बार राज्यसभा भेजा गया था। तब उनके सम्मान में सूरत में हुए एक कार्यक्रम में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने कहा था कि उनको मांडविया में बहुत संभावनाएं दिख रही हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार दिया है। मैं कोशिश करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने फार्मर्स के लिए जो विजन रखा है और किसान की आय डबल हो, 2 गुनी हो, उसमें फर्टिलाइजर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं को पूरी करने का मैं हर संभव कोशिश करूं। मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद लगभग सभी नए मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि समस्या इंजन में है। डब्बे बदलने से जनता की समस्या हल नहीं होगी। सबसे पहले तो जो लोग नए मंत्री बने हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है, उनको, उनके परिवारजनों को, उनके संसदीय क्षेत्र के साथियों को, उनके मित्रों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। समस्या है 3 काले कानून, समस्या है महंगाई, समस्या है बेरोजगारी, समस्या है पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाने के तेल के भाव, समस्या है बंद होते छोटे छोटे उद्योग और धंधे, समस्या है औंधे पड़ी अर्थव्यवस्था। क्या देश का कोई नागरिक ये कहेगा कि इस मंत्रिमंडल में केवल चेहरों के बदलाव से इन समस्या में से एक का भी हल होने वाला है? इसका जवाब हम प्रधानमंत्री जी से अवश्य चाहेंगे। समस्या ये है कि समस्या इंजन में है और आप डब्बे बदल रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं। इस मंत्रिमंडल के बदलने से क्या इनमें से किसी समस्या का हल हो पाएगा? समस्या प्रधानमंत्री जी में है, समस्या उनकी कार्यप्रणाली में है, समस्या ऑटोक्रेसी में है, समस्या जब मंत्री को पीए और ओएसटी लगाने का अख्तियार नहीं तो अपने कर्तव्य का, संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे कैसे? इसलिए मंत्रियों को शुभकामनाएं, पर मंत्री बदलने से जनता की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम की बस मित्रों की जवाबदारी। बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़ों को पार कर गई है। कुछ जगहों पर डीजल भी शतक लगा चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरीके से लगातार देश के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, पीएम की बस मित्रों की जवाबदारी। इस सबके ही साथ राहुल गांधी ने ट्वीट में कई हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। कोरोना के देश में सेहत लगातार बिगड़ रखी है तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आपकी जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। गुरुवार को भी पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए थे। वहीं डीजल ने भी 9 पैसे प्रति लीटर महंगाई दर्ज की थी और इसमें इजाफा दर्ज किया गया था। सीएनजी के दाम भी दिल्ली में 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। किसान काफी समय से परेशान चल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। बहुत ही बुरा अनुभव हो चुका है, चाहे कोरोना 1 हो या कोरोना 2 हो, दोनों फेज को लोगों ने देखा है।
कोरोना 1 की भी कोई तैयारी नहीं थी और कोरोना जो नंबर 2 फेज आया उसकी तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी। बताइए, हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने आप को आत्मनिर्भर कहता है, और हम ऑक्सीजन भी अपने मरीजों को नहीं दे पाए, उनकी जान नहीं बचा पाए, दवाइयाँ मुहैया नहीं कर सके, उनके लिए बेड मुहैया नहीं कर सके, अस्पताल मुहैया नहीं कर सके। उसके बाद भी हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये मोदी सरकार वही काम कर रही है। एक तो गैर संवैधानिक काम इन्होंने ये किया कि एग्रीकल्चर बिल पास किया केंद्र सरकार ने। जो सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें काम बटे हुए हैं। एग्रीकल्चर वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये अपना सुझाव भेज सकते थे, अपनी राय दे सकते थे, लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती 3 कानून लागू करके ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि 7-8 महीने हो गए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, उनको शांत करने के लिए ये सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ आश्वासन पर हर वर्ग ये कह रहा है कि ये सरकार जो भी वादा करती है, 2014 से लगातार इस देश के लोग देख रहे हैं कि जो भी वादा इन्होंने किया है उसको पूरा नहीं किया है, तो फिर इस पर कैसे विश्वास करें। यूपी में ब्लॉक चुनावों को लेकर सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने झड़प की खबरों को भी दुखद बताया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब पहले अटल जी जिंदा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के कब्जे में हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब उसमें शामिल हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आपने पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में देखा, अभी कल आपने प्रमुखी के चुनाव में देखा। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये राम राज की बात करते हैं, तो अब तो हमको लगता है कि राम ने शंभुक ऋषि का गर्दन काटा था। उसी तरह ये बैठे हुए योगी जी, इनको अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। कहते थे कि माफिया गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, ये कहाँ से उतरा गए। जब चुनाव आ रहा है तो ये इनके माफिया गुंडा पर्चे फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कोई गरीब कमजोर आदमी किसी से झगड़ा कर ले तो इनकी पुलिस सक्रिय हो जाएगी, लेकिन आज ये खुद सरकार ये गुंडाई करा रही है। ये हम कह रहे हैं, ये सरकार नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की धज्जी उड़ा रही है ये सरकार। इनकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। 292 सीट निर्विरोध पूरे प्रदेश में जीत गई है बीजेपी। ये गुंडागर्दी, तानाशाही हिटलर है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये सरकार जीत रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी है। पूरे मामले पर एएसपी अशोक कुमार ने कहा कि रात करीब 2:30 बजे थाना खैराघाट पे एक गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर 4 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना खैरीघाट ग्राम दीना बलवा मजरे रायगंज के मयाराम वर्मा पुत्र बराती लाल की राम बुलावन शुक्ला और सुधीर सैनी आदि के द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। सबको मौके पर पहुंच करके कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। उनके परिजनों की तहरीर पर थाना खैरीघाट पर 4 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में सबूत पंजीकृत करके टीमें गठित करके इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिशें दी जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और शीघ्र ही। वहीं दिल्ली की ओखला फल और सब्जी मंडी में महंगाई बढ़ने और खरीदार कम होने से बिक्री कम हो रही है। एक सब्जी विक्रेता का कहना है कि हम पहले से बेहतर काम कर रहे हैं और ग्राहक भी फिलहाल कम है। ग्राहक गांव से वापस नहीं आए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम
बढ़ने से भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके साथ उन्होंने माल यहां आते आते महंगा हो जाता है, ये भी कहा। ज्यादा फर्क पड़ रहा है काम पे, काम है ही नहीं, पब्लिक है नहीं, खाने पीने वाले नहीं है तो पब्लिक माल कहाँ से बिकेगा। पीछे से महंगाई इतनी आ रही है कि आते आते माल इतना महंगा हो जाता है कि वहाँ से चलता है 1 रुपए किलो तो यहाँ पड़ता है 10 रुपए किलो का आगे। वहाँ से आते रास्ते में इतना टैक्स बढ़ता है, इतनी पुलिस का खर्चा देना पड़ता है बहुत ही ज्यादा, तो इससे महंगाई बहुत ज्यादा जाती है। माल यहाँ पे इतना महंगा हो जाता है, कोई भी सब्जी ले लो मंडी में, सब्जी कोई इस टाइम मंदी नहीं है, सारी सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है। जब लॉकडाउन चल रहा था तो समझ में आता था महंगाई है, अब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद भी वही हाल है, मद्दा कहीं पे नहीं आया, लॉकडाउन पे वही हाल है और खुल गया जब भी वही हाल है। अब फिर दोबारा सुनना है कि फिर लॉकडाउन लगने वाला है। ग्राहकों का क्या है, मंडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ग्राहक नहीं आ रहे, माल उनका बिक नहीं रहे, आगे तो ग्राहक कहाँ से आ जाएंगे, उनका आगे बिक्री नहीं है, खाने पीने वाले नहीं है तो कहाँ से माल बिकेगा। लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही बेकार है, एक तरह का लोग बाग परेशान है बहुत ज्यादा। इस टाइम थोड़ा सही है, थोड़ा पहले से बेहतर है, अब लोग बाग कारोबार भी कर रहे हैं तो पहले से बेहतर है। मंडी में कस्टमर दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले? नहीं, पहले से तो कम से कम ना 70% कम है। हाँ, ग्राहक अपने गांव को गए हुए हैं इसलिए वापस नहीं आवे, को दिल में अभी लॉकडाउन का भय बैठा हुआ, डर बैठा हुआ कभी दोबारा लॉकडाउन लग जावे, इसलिए जनता परेशान है बहुत ज्यादा। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनसे इतना नुकसान है आम आदमी को, जो डेली के चलने वाले पैसेंजर अपनी नौकरी करते हैं उनको भी बहुत नुकसान है। जो पेट्रोल पहले 70, 72, 73 रुपये खरीदना पड़ता था, अब उस 100 के लपेट में बताओ पेट्रोल आ रहा, तो इसलिए नौकरी वाले को परेशानी है, उनको डेली पेट्रोल डलवाना, और इसी वजह से माल पे भी थोड़ी महंगाई है। जो वहाँ से माल चलते हैं यहाँ आते आते रेट बढ़ जाते हैं और थोड़ा महंगा हो जाता है, इसलिए काफी दिक्कत है। पेट्रोल हम सरकार से अपील करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।